वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 के मिड टर्म के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसे टॉपिक्स और ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं जिनसे एमसीक्यूज़ आते हैं। इनसे क्वेश्चन एंड आंसर भी आ सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर है। तो सबसे पहले है व्हाई डू वी कम्युनिकेट। अब इससे एमसीक्यूज़ आते हैं। जो पर्पस होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है कि इनिशिएट करना कुछ एक्शन, कोई एक्शन को इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो इसीलिए की जाती है। इसके अलावा इम्पार्ट करना इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स और फीलिंग। हम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, आइडियाज़ को, एटीट्यूड को, बिलीव्स को या फीलिंग को। इसके अलावा इस्टेब्लिश करना, एक्नॉलेज करना, मेंटेन करना लिंक या रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ। सो ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लिंक को लोगों के साथ इस्टेब्लिश करते हैं या मेंटेन करते हैं, या फिर रिलेशंस को जो है इस्टेब्लिश करते हैं या मेंटेन करते हैं, और ये सब कम्युनिकेशन के ज़रिए ही होता है। नाउ द हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, इस रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये जो होता है ये पीयर्स के दरमियान होता है। ये नॉर्मली तौर पे ऐसे लोगों के दरमियान होता है जो सेम लेवल के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम्स को, परफॉर्म किया जाए जॉब ड्यूटीज़ को, प्रिपेयर किया जाए मीटिंग्स को, और कॉर्पोरेट हों इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। कुछ इस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो होती है। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है आपके कोर्स के अंदर। ये जो है वो हेल्पफुल है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करती है आइडियाज़ जो है सेंडर और रिसीवर के, और जो पॉसिबल इंटरफेरेंस का है। और ये जो एम्फेसाइज करती है एक जो एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, एक्यूरेसी। और इसकी जो है वो यूज़फुलनेस तो लिमिटेड है, इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड है, लेकिन लोग जो है वो ज़ाहिर बात है मशीन्स नहीं है। पॉसिबल है कि डिज़ाइन किया जाए परफेक्टली एक एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन जो है वो ह्यूमन वन जो है ज़ाहिर बात है नहीं। एम्फेसिस जो होता है वो एक्यूरेसी के ऊपर है, लेकिन वो इग्नोर करता है बहुत से दूसरे डायमेंशन सिचुएशन के, जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं। कोई एक जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है एक आइडिया बहुत एक्यूरेट तरीके से, बट द अदर मे थिंक इट डज़ नॉट हैव अ राइट टू टॉक। लेकिन दूसरा ये सोच सकता है कि उसके पास राइट नहीं है बात करने का। हमें ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करने की दूसरी थ्योरीज भी। सेंडर या एनकोडर कौन होता है? अब सेंडर नॉर्मली तौर पे भी आप जानते हैं कि सेंडर तो वही होगा जो भेजने वाला है। जब आप मैसेज भेज रहे हैं, आप जो है वो एनकोडर है। सेंडर को एनकोडर भी कहते हैं। जो राइटर या स्पीकर होता है, डिपेंडिंग के कैसा मैसेज है, ज़ाहिर बात है लिखा हुआ है या ओरल है, आप जो वो चूज़ करते हैं सिंबल्स, वर्ड्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स वगैरह भी, ताकि अपने मैसेज को बता सकें। रीडर, रिसीवर जो होगा या रीडर जो है, ज़ाहिर बात है रीडर भी हो सकता है वो रिसीवर जो है, अगर रिटर्न मैसेज है वो अंडरस्टैंड करेगा, रिएक्ट करेगा जैसे कि आप डिज़ायर करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कौन से सिंबल्स जो है बेहतर तौर पे कन्वे करेंगे आपका मैसेज, और कौन सा मैसेज चैनल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ओरल और रिटर्न मीडिया के लिए, जैसे कि लेटर का यूज़ करना बेहतर है या मेमो का यूज़ करना बेहतर है या फिर टेलीफोन वगैरह का। मैसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैसेज ही आ गया। मैसेज जो है वो मेन आइडिया होता है जो कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये दोनों हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है जिसके अंदर रिटन या स्पोकन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए, इनके वर्ड्स का इस्तेमाल जिसके अंदर किया जाए, और नन वर्बल भी हो सकता है, अनस्पोकन सिंबल्स का भी यूज़ किया जा सकता है, इनके वर्ड्स का यूज़ ना किया जाए। फर्स्ट डिसाइड करें एग्जैक्टली कि आपका मैसेज क्या है, और रिसीवर को भी देखें कि जो रिसीवर है मैसेज को रिसीव करने वाला है उसको भी। आपको कंसिडर करना होगा आपका कॉन्टेक्स्ट भी कि किस तरह की सूरत हाल है, और रिसीवर को भी साथ में आप देखेंगे, और कैसे आपका रिसीवर इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, किस तरीके से वो समझेगा, उसका ख़ुद का लेवल क्या है सोच का, और क्या उसका बैकग्राउंड है, और कैसे जो है वो अफेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप को, किस तरीके से असर डालेगा आपका मैसेज जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर। अब एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में एमसीक्यूज़ आते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि सिलेक्ट किया जाएगा कुछ डिटेल को, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा, उसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इसके अंदर वो पार्ट होता है मैसेज का जो कि एनकोड नहीं होता वर्ड्स के अंदर, यानी कि वर्ड्स का यूज़ इसके अंदर नहीं किया जाएगा नॉन वर्बल की जब हम बात करेंगे। और फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, अगर इसके बारे में कुछ आपसे पूछा जाए तो इसके अंदर बॉडी शेप आ जाता है, और जनरल जो है अट्रैक्टिवनेस है, इसके अलावा बॉडी और ब्रेथ ऑर्डर जो है वो आ जाएगी, वेट आ जाता है इसके अंदर, हेयर भी आ जाते हैं, स्किन कलर भी इसके अंदर आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं।
और पैरा लैंग्वेज यानी कि वोकल क्वालिटीज़। तो पैरा लैंग्वेज जो है वो हिस्सा होता है लैंग्वेज का जो कि एसोसिएट है लेकिन शामिल नहीं है, शामिल नहीं कर रहा वर्ड सिस्टम को। और इसके अंदर जो है वो वोकल वॉइस क्वालिटीज़ और वोकलाइजेशन है जो कि अफेक्ट करता है कि कैसे कोई चीज़ कही जाती है ना कि जो कही गई। नाउ दी कंजीनियलिटी। सो कम्युनिकेटर्स मेंटेन करते हैं फ्रेंडली और प्लीजेंट रिलेशन रिगार्डलेस कि आप उनके साथ एग्री करें या ना भी करें, यानी कि इख्तलाफ हो तब भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं कम्युनिकेटर्स। सो अच्छे कम्युनिकेटर जो है वो कमांड करते हैं आपका रिस्पॉन्स और गुडविल, और आप जो उनके साथ दोबारा भी वर्क करना चाहेंगे। इसके बावजूद के डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन तब भी काम करना चाहेंगे क्योंकि अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया गया है, फ्रेंडली और प्लीजेंट। तो यही कंजीनियलिटी होती है। सो टू कम्युनिकेट ईज़िली कम्युनिकेट करने के लिए और इफेक्टिवली जो है अपने रीडर के साथ आपको अप्लाई करना चाहिए 7 C's को। 7 C's के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर होना, कंसाइज होना, बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ ना हो, कंसिड्रेशन होना, कंसिडर करना, कंक्रीटनेस होना यानी कि वेग ना होना, और करेक्टनेस होना, करेक्ट होना चाहिए, कर्टिजी होना, और कंप्लीटनेस भी होना चाहिए, कंप्लीट हो मैसेज। सो एक फॉर्मल स्टाइल जो होता है, जब फॉर्मल तरह की कम्युनिकेशन की जाती है तो वहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, जितने भी फॉर्मल कम्युनिकेशन आप देखते हैं तो वहाँ पर। और कर्टिजी की अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ओल्ड फैशन एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाए, जैसे कि योर काइंड इंक्वायरी, थैंक यू और प्लीज़ वगैरह, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पोलाइटनेस हो, जिसकी ज़ाहिर बात है जिसकी वजह से रिस्पेक्ट होती है और दूसरों के बारे में ख्याल किया जाए। सो ये है इसका मतलब। और उसके बाद ये कि फिर लाइफ स्टाइल ऑफ द कंट्री। अब किसी भी कंट्री के लाइफ स्टाइल के अंदर जो जो चीज़ें शामिल होती हैं उसके अंदर पोजीशन ऑफ द फैमिली की पोजीशन क्या है वो आ जाती है। सोशल और इकोनॉमिक लेवल इसके अंदर आ जाते हैं। बिज़नेस आवर्स के कितने घंटे काम हो रहा है, बिज़नेस जो है वो कितने घंटे तक वहाँ चल रहा है काम। और फूड भी आ जाता है उस कंट्री का जो है वो, ज़ाहिर बात है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट फूड्स हैं, इवन के डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी आप देखते हैं कि डिफरेंट फूड्स होते हैं। और ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें सो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को सरवाइव करने के लिए उसको इस्टेब्लिश करना होती है मार्केट, ना सिर्फ उसके ख़ुद की कंट्री के अंदर बल्कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में भी। सो एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना होता है अदर कल्चर्स भी, जो दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर हैं उनको भी अंडरस्टैंड करें, समझें। और साथ में अपने कंट्री की जो एथनिक डाइवर्सिटी है, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, पंजाब के अंदर अलग हैं, सिंध के अंदर अलग हैं, के में अलग हैं, और इसी तरह बलूचिस्तान में अलग हैं। सो डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटी भी समझना ज़रूरी है। सो कल्चर की अगर हम बात करें तो इससे मुराद क्या होता है कि जो बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होती है टिपिकली तौर पे एक ग्रुप की जो बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी जो ग्रुप है वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है। सो डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो है एक तरह से डिफरेंट तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं। उनका अगर सेम कल्चर है तो वो तमाम जो है एक सेम तरीके से वो जो है बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ये कि बिफोर राइटिंग अ मैसेज लिखने से पहले फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ये स्टेप्स हैं जो ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और ये काफ़ी आता है MCQs के अंदर। सो सबसे पहले डिफ़ाइन किया जाए जो पर्पस है मैसेज का, एनालाइज करें आपकी ऑडियंस को जिसके अंदर रीडर्स या लिसनर भी आ सकते हैं, और चूज़ करें कि कौन से आइडियाज़ को आप शामिल करेंगे, और कलेक्ट करें तमाम फैक्ट्स जो कि आप बैकअप करेंगे अपने आइडियाज़ के लिए, यानी कि उनके पीछे कोई फैक्ट्स हों। ऐसा ना हो कि आपने अपने अंदाज़े लगाया हो, लोग ये ना समझे, जो रीडर है या लिसनर है वो ये ना समझे कि आपने अपनी तरफ से बातें की हुई हैं, बल्कि आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। कोटेशंस वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दैन दी आउटलाइन करें, ऑर्गेनाइज करें आपके मैसेज को। सो एक जो अच्छा न्यूज़ प्लान होता है वो सिमिलर होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के, और इसी तरह से जो पर्सुएसिव प्लान है वो बैड न्यूज़ प्लान के है। सो जो गुड न्यूज़ होगा वो होगा डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के, और जो पर्सुएसिव होगा वो बैड न्यूज़ प्लान के होगा। सो दिस इज़ द आंसर। और अब ये कि आइडिया प्लान, अब आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन आ जाता है इसके अंदर। और लेटर हेड जो है वो क्या होता है, एक प्रिंटेड पेपर होता है इसके अंदर जो है वो नाम भी होता है और एड्रेस होता है एक पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का। और आप में से जिन जिन लोगों ने जॉब की है या कि कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट किया है, इंटर्नशिप वगैरह की है, तो आपने देखा होगा कि लेटर हेड के ऊपर जो है वो नेम लिखा होता है, और साथ में जो है वो एड्रेस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और एनक्लोजर जो होता है या फिर जो अटैचमेंट नोटेशन होता है, ये इसको इंक्लूड किया जाता है रिमाइंड करने के लिए रीडर को कि वो चेक करे एडिशनल पेजेस जो होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए उसको।
नाउ द पोस्ट स्क्रिप्ट, अब पोस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बाद में। सो कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैसेज जो है वो ऐड किया जाता है एंड के ऊपर एक लेटर के, ये जो है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है या कुछ पर्सनल कमेंट, और राइट पीएस और पीएस एंड, और लिख छोड़ा जाता है दो स्पेसेस को बिफोर द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड होता है पोस्ट स्क्रिप्ट की उससे पहले। अब फुल ब्लॉक फॉर्मेट की बात करें, इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट मॉडर्न भी, और जो तमाम एसेंशियल पार्ट्स होते हैं इस फॉर्म के अंदर उनको स्टार्ट किया जाता है लेफ्ट हैंड मार्जिन से उल्टी तरफ से, यानी कि किया जाता है, और ओपन पर पंक्चुएशन यूज़ होती है, और ये सेव करता है टाइम। तो ये ऐसा फॉर्म होता है जिससे टाइम भी बचता है, किसी भी दूसरे फॉर्म्स के मुकाबले में हम कंपेयर करते हैं, इसके अंदर ओपन पंक्चुएशन का यूज़ किया जाता है। नाउ दी AMS जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी है, इसको यूज़ किया जा रहा है 1950 से, और ये जो एक सिंपल स्टाइल है ये यूज़ करता है फुल ब्लॉक फॉर्म भी और ओपन पंक्चुएशन को भी, और कोई भी सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो यूज़ नहीं होता है, और रीडर का नाम जो है वो यूज़ होता है फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस के अंदर, यानी कि जो पहला और जो आखिरी होगा, और इसके अलावा सब्जेक्ट और जो राइटर नेम्स है उनको यूज़ किया जाता है, टाइप किया जाता है सॉरी, कैपिटल के अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर। यानी अब है ओपन पंक्चुएशन, ओपन पंक्चुएशन के बारे में पहले बात हुई, अब ये है क्या। सो इसके अंदर क्या आता है, इट रिक्वायर्स नो पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती, इवन के जो सैल्यूटेशन और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होते हैं उनके बाद भी। सो ये ओपन पंक्चुएशन है। नाउ दी ग्रुप वेयर, अब ग्रुप वेयर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, अलाउ करता है कई सारे लोगों को कि यूज़ करें सॉफ्टवेयर सेम टाइम के ऊपर, ताकि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाए, ट्रैक रखा जाए प्रोजेक्ट्स का, राउट किया जाए मैसेजेस को, डेडलाइंस को मैनेज किया जाए। सो ये होता है। और अब है वीडियो टेप, ये जो है अक्सर जो है वो इफ़ेक्टिव है एक मोटिवेशनल मैसेज हासिल करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक कम्युनिकेट करते हुए नॉन वर्बल क्यूज़। सो एक्नॉलेजमेंट है जो कि कंप्लीट करता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के दरमियान। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।